पांचजन्य के डिजिटल मीडिया के दर्शकों का इस विशेष परिचर्चा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख से जुड़े हमारे सीमा क्षेत्रों की और सीमा पर हमारे पड़ोसी चीन द्वारा जो तनाव पैदा किया जा रहा है उसकी। पिछले काफ़ी समय से लद्दाख से जुड़ी हमारी जो सीमाएं हैं वहाँ पर बहुत तनाव देखने में आ रहा है। वहाँ पर अप्रैल 2020 के बाद जिस तरह से तेज़ी से हालात बदले हैं और भारत की सेना जिस तरह से वहाँ पे पूरी सतर्कता के साथ, मुस्तैदी के साथ लगी है, वो हम सब जानते हैं। मीडिया में इस बारे में कई खबरें आई हैं, लेकिन हमें ये भी खबरें मिलती रही हैं कि चीन वहाँ लगातार तमाम कमांडर स्तर की बातचीत के बावजूद वहाँ इस तरह की हरकतें करता रहा है, आक्रामकता को बढ़ावा देता रहा है, हमारे देश की रक्षा को चुनौतियाँ देता रहा है। जब हमारे कमांडरों ने ये बात की कि स्टेटस को रखा जाएगा, वहाँ जो आर्मी थी, वहाँ जो हमारे पहरेदार थे वो अपने पहले वाली स्थिति में रहेंगे, उसके बावजूद वहाँ पर चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती गई है। हमने देखा कि चीन के वहाँ पे टैंकों का जमावड़ा हुआ, वहाँ पे सैनिकों की संख्या बढ़ गई, वहाँ पर अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए, इवन पैंगोंग से झील पे पुल बनाया गया और वहाँ पे और कई तरह के इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े किए गए जो भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकते हैं। हाल ही में एक और खुलासा हुआ, लद्दाख के हमारे एक बड़े सीनियर काउंसलर हैं, उन्होंने एक खुलासा किया कि वहाँ पे चीन ने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मैं पहले आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ श्री कोनचोक स्टेंजिंग लेह लद्दाख से जुड़े हैं। श्री स्टेंजिंग लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं और वो चुशूल, ये जो वहाँ जगह है लेह के पास में, चुशूल से काउंसलर हैं। और लद्दाख की जो टोपोग्राफी है, लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, लद्दाख के लोगों की मन की जो भावनाएं हैं उससे बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ के बारे में ज़्यादा कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनरल दुआ अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। जहाँ तक लद्दाख की मैं बात करूँ, लद्दाख में बहुत समय तक उन्होंने सर्व किया है, इंडियन आर्मी की पोजीशंस, सीनियर पोजीशंस पे वो रहे हैं। और लद्दाख की जो चैलेंजेस हैं, जो भारत और चीन के बीच जो हमेशा वहाँ एक स्थिति तनाव की देखने में आती रही है, जनरल दुआ ने बहुत करीब से उसको देखा है। तो मैं अपने दोनों गेस्ट का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले बात मैं मिस्टर स्टेंजिंग आपसे शुरू करता हूँ। आपने अभी 2 दिन पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फ़ोटो शेयर की थी जिसमें बताया था कि लद्दाख में किस तरह से चीन धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। आपने बताया था कि किस तरह से वहाँ पैंगोंग से झील पर ब्रिज बना लिया गया है और उसके बाद में वहाँ पर कम्युनिकेशन के कुछ वहाँ इंतज़ाम किए जा रहे हैं। थोड़ा सा खुल के बताएंगे इस बारे में। ये मेरा सेकंड टेन्योर है। मैं कई साल से अपने लोगों के इश्यूज को आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी स्थिति वहाँ पे हो रहा है तो उसकी वजह से जो सिविलियंस को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में भी मैं इशू राइज करते आ रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से ये चाइना और इंडिया के बीच जो फेस ऑफ हुआ, बड़ा फेस ऑफ हुआ जो मई 20 को हुआ था, तो उसके बाद भी चाइना कंटिन्यूसली अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। जो है पेंगोंग पे ब्रिज बनाना हो, तो रिसेंटली हॉट स्प्रिंग साइट में जो चाइना हॉट स्प्रिंग, नियर चाइना हॉट स्प्रिंग में भी दिखाया गया, तो उससे क्लियर जाहिर होता है कि चाइना अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तो मेरा इसको रिलेट किया है कि हमें भी काउंटर डेवलपमेंट करना चाहिए, काउंटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, ताकि वो भी हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अगर ईस्टर्न लद्दाख की देखा जाए तो वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ड्यूल पर्पस के लिए, मैंने देखा कि ड्यूल पर्पस के लिए वो ज्यादातर यूज कर रहे हैं कि सिविलियंस को पहले वहां पे सेटल करने के बाद फिर उसको आर्मी लेके आना, आर्मी टेक ओवर करना, ऐसा देखने को मिलता है। तो फिर हॉट स्प्रिंग एरिया जहाँ पे हैबिटेशन बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इस तरीके से को देखने को मिलता है, तो फिर ये हमारे लिए, इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इसीलिए मैंने कंसर्न दिखाया। जी जनरल दुआ, यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा मिस्टर सेंजिंग ने बताया कि वहाँ पर चाइना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहाँ पे इनका कहना ये था, स्टेंजिंग जी का, कि वहाँ पे सिविलियंस को बसाया जा रहा है। आप एक लंबे समय तक लद्दाख में रहे हैं, वहाँ पे सर्व किया है, आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है?
देखिए, बॉर्डर के इलाकों में पॉपुलेशन तो स्पार्स है, यानी आबादी कम है, लेकिन दोनों तरफ अगर तुलना की जाए, चीन की तरफ और भारत की तरफ, तो भारत की तरफ, हमारी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स एंड ट्रैक्स की डेवलपमेंट वो उनके बनिस्बत कम है। मैं उस विषय में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये पुरानी कुछ एक हमारी गलत धारणाएं रही हैं एट ए नेशनल लेवल की किसकी वजह से हमने ये डेवलप नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। लेकिन हाल ही में यानी पिछले कुछ सालों में ये चीज काफी तेजी पकड़ चुका है, और हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज पे डेवलप करना शुरू किया है काफी तेजी के साथ। काफी एलोकेशंस हुए हैं, काफी रिसोर्सेज अलॉट हुए हैं, और हमें इसमें प्रोग्रेस भी देख रहे हैं। इनफैक्ट जो मेन मुद्दा था, जो 2 साल पहले जो झड़पें हुई हैं, वो चीन की तरफ से हमारे डीएसडीबी और रोड पर एक किस्म से ऑब्जेक्ट कर रहे थे। अब जब हम रोड की बात करते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक रोड कटिंग करके और एक ब्लैक टॉप रोड बनानी है। पहाड़ी इलाकों में, खासतौर पे ऐसे इलाकों में, रोड में उसमें कलवर्ट्स, ब्रिजेस, वो उनकी बहुत अहमियत होती है, क्योंकि कई जगहों पे नदी नाले पार करने पड़ते हैं। तो रोड बनाना यहाँ पर प्लेन्स में जैसे आम आबादी से बनाना, वहां पे एक बड़ा जोखिम का काम है और उसमें ज्यादा मुश्किलात आती हैं। तो वापस मैं उस मुद्दे पे आता हूं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब कैचअप कर रहा है। अब जैसे हम लोग कैचअप कर रहे हैं तो उनकी तरफ से उस पे आपत्ति आती है, और उसी वजह से उन्होंने ये जो इंकर्शन करने की कोशिश की, इन्होंने इंकर्शंस की उस दिन। अच्छा, अब आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अपने अपने इलाके में कोई कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, वो उसे पूरी छूट है। लेकिन क्या वो डुअल यूज के चक्कर में उनको मिलिट्री का उसका फायदा होता है, तो वो हमें देखना जरूरी है। जैसे मिस्टर कुंचक ने कहा कि दैट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। वो हमें देखना जरूरी है कि सिविल लोगों के लिए जो बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें मिलिट्री का भी फायदा जरूर होता है, और अगर वो है, हमारे को उस लिहाज से, ऑपरेशनल लिहाज से, उस सब को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जनरल दुआ, एक और सवाल आपके ही जवाब से निकल रहा है कि जैसा मिस्टर सेंजिंग ने बताया कि वहाँ पे मोबाइल टावर्स खड़े किए जा रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है? क्या हम ये माने कि जो कुछ दिन पहले चीन ने एक हरकत की थी वहाँ पे अपना झंडा लहराने की, और उसकी बाकायदा अपने सोशल मीडिया से भी और अपने न्यूज़पेपर से भी उसको एक प्रोपेगेंडा जैसा चलाया था कि जैसे वो वहाँ पर अपना कब्जा कर चुका है, जो गलवान का एरिया है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह की हरकतें क्या चीन का ये रवैया नहीं दर्शाती हैं कि वो कमांडरों की मीटिंग में कुछ और कहता है और ज़मीनी स्तर पर वो कुछ और कहता है? देखिए, बेशक आजकल परसेप्शन की लड़ाई है। आप सच क्या है उसका, उससे कहीं ज्यादा फर्क पड़ता है इस बात को देखकर कि क्या लोगों के दिमाग में सच क्या है, लोग क्या समझते हैं उसके बारे में। अब अगर उसने, चीन ने झंडा कहीं फहराया और दिखाया कि ये तो गलवान है, तो उसका फिर खंडन हमारी इंडियन आर्मी ने किया था। लेकिन पहले उन्होंने ये बात पब्लिसाइज कर दी सोशल मीडिया में। तो वही हो रहा है अभी भी। वो कोई भी हरकत लेकर के वो पहल कर देते हैं। और अब जैसे इन्होंने अगर मोबाइल टावर लगाए हैं, मोबाइल टावर, जैसे कि अभी मेरे एस्टीम को पैनलिस्ट मिस्टर सेंजन ने भी बताया कि वहां पर वो सिविल आबादी को आगे तक सेटल कर रहे हैं। सियाकोंग नाम के उनके विलेजेस हैं, उनको बना रहे हैं। तो उनके लिए जरूर लगाएंगे मोबाइल टावर। लेकिन अगर एक मोबाइल टावर लग जाता है तो उसका फायदा फौज भी उठाती है, उसका फायदा सिविलियन भी उठाते हैं। और मोबाइल टावर खास तौर पे एक ऐसा जरिया है जिससे कि इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, वीडियोस वो शेयर किए जाते हैं, तो आवाम तक, लोगों तक, टारगेट ऑडियंस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन सच हो या ना हो, या आधी सच हो और एग्जैजरेटेड इंफॉर्मेशन हो, फेक हो या अनट्रुथ हो। यानी कि हर तरीके की इंफॉर्मेशन आगे की जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ रोड्स ही शामिल नहीं, ये मोबाइल टावर्स भी शामिल है। मिस्टर सेंजिंग, एक सवाल मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि जैसा जनरल दुआ ने बताया
कि वहाँ पर ये एक तरह से परसेप्शन की लड़ाई है। वो एक तरह से माहौल बनाना चाहते हैं चाइना साइड वाले कि हमारा ये यहाँ पर दबदबा कायम है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर मैंने कई अकाउंट्स ऐसे देखे हैं लद्दाख से, जो लेह के लोगों के हैं, लद्दाख के लोगों के हैं, जो भारत की बात करते हैं, जो भारत के लिए अपना प्यार दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 की, जून 2020 में जो हुआ वो हम सबको मालूम है, हमारे जवानों ने किस तरह बहादुरी से वहाँ पे सामना किया चीन का। और उससे पहले 2 महीना पहले से सुनने में ये आया था कि वहाँ टेंशन बढ़ रही थी। आम लद्दाख वासियों का उस समय कैसा एक भावना थी, लोग क्या, लेह के लोग क्या उसको समझते थे, क्या उनको लगता था कि चीन इस तरह की कोई हरकत आगे करने वाला है? जी देखिए, जो मई 2020 को जो हुआ था तो वो हमारे लिए भी नई थी, क्योंकि ऐसा बड़ा फेस ऑफ कभी देखने को मिला नहीं था। लेकिन लोगों ने ये ठान ली कि हमने सब मिलके किसी तरीके से इसको वो करना है, उनको पीछे करना है। तो अगर हम पेट्रोटिक उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें कोई शक करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब करगिल की लड़ाई हुआ तो उस समय हर घर से निकाल के वहां पे आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के वहां पे काम किया। इसी तरह वहां पे भी चुशुल में भी जो रिजंगला साइट है, रिंचनला साइट है, गुरुंग हिल साइट है, ब्लैक टॉप हिल साइट है, फिंगर्स एरिया है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 पंचायत हल्का से हर घर से जितने भी लोग हैं सब निकाल के फ्री में पानी पहुंचाया, राशन पहुंचाया, जो घर में बनता है वो सब पहुंचाया। हम सब मिलके तो उसको पूरी तरीके, और मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा इंडियन आर्मी को, उन्होंने पूरे उस कर मतलब ठंड में भी उन्होंने इतना जबरदस्त वहां पे उन्होंने वो किया। तो उसके लिए हर घर से निकाल के वो किया। तो बाकी जो जनरल साहब ने भी वही बताया कि परसेप्शन का लड़ाई बेशक है, क्योंकि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ वहां पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें मेरा यही सजेशन रहेगा कि मेरा वही राय रहेगा कि हम भी इनकरेज करें अपने लोगों को भी, नॉमेड्स को इनकरेज करेंगे, उससे कुछ वो नहीं होता है। जब हम अपने टेरिटरी में नॉमेड्स को जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा इशू होता है, तो उसको भी अगर सेटल करते हैं तो फिर ये भी चाइना भी पीछे हटते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वो करते हैं। तो ये चीज बिल्कुल है। लेकिन मैंने भी कई दफा ये बोला है कि नॉमेड्स को इनकरेज करना चाहिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैक्सिमम लोग जो है बॉर्डर के वहां पे रहने वाले लोग हैं, लाइव स्टॉक के साथ जुड़े हैं। तो हमारे लिए जो ग्रेजिंग ग्राउंड है, जो एरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लाइवलीहुड उस पर जुड़ा है। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। जी जनरल दुआ, इन्होंने स्टेंजिंग जी ने एक बहुत बढ़िया एक पॉइंट उठाया है नोमैड्स का, चरवाहों का। और मैंने भी ये काफ़ी जगह पढ़ने में मेरे आया है कि जो हमारी इंडियन आर्मी वहाँ तैनात है, ये नोमैड्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस इनपुट्स आपको देते हैं, आर्मी को बताते हैं कि वहाँ किस तरह की हरकतें देखने में आई हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पिछले एक लंबे समय से, कई साल से जिस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की हरकतें चाइनीज़ आर्मी के लोग करते रहे हैं, उनके बारे में पहली इन्फॉर्मेशन बहुत बार नोमैड्स के द्वारा दी गई है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इनका कहना जायज़ है कि नोमैड्स को आगे जाने देना चाहिए। आपका कहना भी ठीक है कि इंफॉर्मेशन हमें नोमैड से मिलती है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे, एलएसी पे बिल्कुल आगे तक रहते हैं। हर जगह पे फौज नहीं, हर जगह पे हमेशा मौजूद नहीं रह सकती फौज, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जाहिर है कि ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, जहां एक तरफ ये फायदे हैं, दूसरी तरफ ये भी नुकसान होता है कि इनकी आड़ लेके कोई दूसरी तरफ से घुसपैठ ना करे, क्योंकि हम दूर से देखते हैं कि सब सिविलियन हैं, गडरिये हैं, माल मवेशी को लेके गए हैं, तो इनकी आड़ लेके कोई दूसरी तरफ से भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इस वजह से इन्हें आगे नहीं जाने देना चाहिए, हमें अपने सोच बदलनी चाहिए, खासतौर पे गर्मियों में इन्हें आगे जाने देना चाहिए। लेकिन मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि और भी पहलू हैं जिसे देखना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी ऑफ एलएसी, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये रखना भी बहुत जरूरी है। तो
उसके लिए हमारे को कुछ और मैकेनिज्म्स और चेक्स और बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे, ताकि हमारे को वो फायदे हों लेकिन ऐसे वाले नुकसान ना हो जिसकी मैं जिक्र कर चुका। जनरल साहब, क्या अभी हमारे पास वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं, या हैं तो क्या वो पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है? चेक्स एंड बैलेंसेस जो ऐसे हैं वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते। यानी आप जितनी नजर इन चीजों पे रख लें, जितनी निगरानी ऐसी चीजों पे रख लें जिसमें जिसमें कि देश की सुरक्षा का सवाल है, वो कम है। क्योंकि देश की सुरक्षा, यानी हमारी इस वक्त हम एलएसी की बात कर रहे हैं, एलएसी की सुरक्षा में कहीं भी एक जरा सी आंच आ जाए तो उसके बाद पूरी पूरी बटालियनें और पूरी फौज लगानी पड़ती है उसको सुधारने के लिए। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा अभी पर्याप्त नहीं है। हमारी 12 लाख की आर्मी है, क्या पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त है, लेकिन हर आदमी को, हर सोल्जर को, एलओसी हो या एलएसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, मुस्तैदी के साथ रोज दिन रात ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है, लेकिन चौकन्ना रहने से कभी भी हम चूक नहीं सकते। मिस्टर स्टेनजिंग, एक बात मुझे आपसे ये पूछनी है, क्योंकि आप लेह में रहते हैं, चशूल का सारा आप इलाका देखते हैं, लद्दाख को बहुत करीब से जानते हैं, तो क्या ऐसा है कि वहाँ पहले से जो इंकर्जन्स होते थे, हमने देखा है कि एक दौर था जब साल में 300 बार 400 बार इन्फिल्ट्रेशन के कोशिशें होती थी, हमारे गडरियों को, हमारे नोमैड्स को वो लोग आकर के धमका जाते थे, चाइना के आर्मी वाले, और उनके मवेशियों को ले जाते थे और उनको धमकाते थे कि ये इलाका हमारा है, यहाँ मत आओ। तो ऐसे घटनाएं पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन इधर के कुछ सालों में आकर के जब ज़्यादा वहाँ पे सतर्कता बढ़ाई गई है, जो ज़्यादा वहाँ पे चौकसी की गई है, तो क्या अब आपको इस तरह की घटनाएं कम देखने में आती हैं, घुसपैठ की कोशिशें कम होती हैं, वहाँ के लेह के जो आम लोग हैं, वहाँ के लोग जो नोमैड्स रह रहे हैं, उनमें एक जागरूकता आई है? जी बिल्कुल, नॉमेड्स जितनी भी है और जहाँ जहाँ नॉमेड्स है वो बिल्कुल कोशिश करते हैं जहाँ तक हमारा बनता है वहां तक लेके जाने का। और जो इंट्रूजन की अगर बात करते हैं, तो इंक्लूजन की जो बात करते हैं, तो चाइना का अलग परसेप्शन है, लाइन ऑफ परसेप्शन कुछ और है, हमारा लाइन ऑफ परसेप्शन कुछ और है। तो देखिए, जैसे अगर हम सिरजब की बात करते हैं, 62 में सिरजब हमारा था हुआ करता है, लेकिन आज की डेट में नहीं है, वो अलग अलग स्थिति हुई है, तो उस हिसाब से। लेकिन जो मेजर फेस ऑफ हुआ तब से थोड़ा लोगों को, सपोज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से देखा जाए तो खाली चुशुल एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल नजदीक है, लेकिन मनपंगुंग ए है, मनपंगुंग बी है, वहां से जो चाइना जो एलएसी है काफी दूर पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा रहता है। बाकी थोड़ा थोड़ा करके इशू जो है वो होते रहा है, बिल्कुल होते रहा है, तो इस पर कोई वो नहीं है। तो लेकिन ये है कि बहुत बड़ा आमने सामने जो है फेस ऑफ होना, करीब 80,000 के जो सिपाही दोनों जगह, ऐसा देखना जो है वो लास्ट 2022 में देखने को मिला है। लेकिन अभी भी हमारे परसेप्शन कुछ और है, इनका परसेप्शन कुछ और है, लेकिन इस पर अभी भी क्लियर नहीं है, तो इसी की वजह से ये सारा अभी हो रहा है। और ये भी मैं कहूंगा, क्योंकि नोमैड्स जहां जहां जाते हैं वहां पे एक लैंडमार्क वैसे भी रहता है, तो लैंडमार्क क्रिएट करें। हमारा लैंडमार्क जो है जहाँ पे तंबू लगाता है, जहाँ पे शिप पैन वगैरह होता है, वो कई जनरेशन से हो रहा है, और वो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड में ही होता है। जब बातचीत के समय वो एक नेगोशिएशन हैं, तो हमारे नोमैड्स पहले कहाँ तक जाते थे, आज कहाँ तक जाते थे, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी कुछ जो है हुआ है, वो अभी सबके सामने है। जी जनरल दुआ, एक सवाल उठता है कि जो अभी जैसे मिस्टर सेंजिंग ने कहा कि कुछ मार्क नहीं, वहाँ क्लियर मार्क नहीं है, उनका परसेप्शन कुछ और है, हमारा परसेप्शन कुछ और है, और चाइना हमेशा से इस बात को कहता रहा है कि ये हमारे इलाके हैं, यहाँ से चले जाओ, और ये लाइन, कई बार उनकी बातचीत में ये भी निकल के आया कि ये लाइन एक जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्लियर नहीं है, और इसलिए कोर का मीटिंग होनी चाहिए, कमांडर्स की मीटिंग होनी चाहिए, और हर बार कमांडर्स की मीटिंग के बाद एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि हम वापस उस जगह पे जाएंगे, हम शांति से आगे बढ़ेंगे, हम बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। और आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले दिनों जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आए थे भारत में, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत और चाइना की जो बॉर्डर टॉक्स हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की टॉक्स के बाद चाइना का इस तरह का रुख दिखाना, ये एक स्ट्रेटेजी है चाइना की, या कुछ एक और चीज़ है जो उसके मन में है और वो सामने नहीं जाहिर कर रहा? देखिए, दो अलग अलग पहलू हैं।
बाद में मैं बात करूंगा कि जो टॉक्स में वांगी ने जो स्टेटमेंट दिया था और क्या वो इस बात में ट्रुथफुली मतलब सामने पेश आते हैं या नहीं। लेकिन पहला जो आपने सवाल रेज किया वो समझाना बहुत जरूरी है दर्शकों को, क्यों हमारी लाइन की परसेप्शन अलग अलग है। क्योंकि जब अंग्रेजों की सरकार थी तब चाइना और हमारे बीच में जो बॉर्डर्स हैं वो अलग अलग सालों में अलग अलग टाइम में अलग अलग लाइंस रही हैं। 3 या कई जगहों पे 4 अलग अलग क्लेम लाइंस हैं। तो हर क्लेम और हर क्लेम लाइन जो है किसी अरसे की है। अब हमारी अगर क्लेम लाइन यहां तक जाती है लेकिन उनकी क्लेम लाइन यहां तक अगर आती है तो हम आपस में हमारे बॉर्डर एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ है कि वो हम वहां कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे लेकिन हम अपनी पेट्रोलिंग अपनी क्लेम लाइन तक कर सकते हैं जो कि उनके हिसाब से उनके इलाके में है और वो अपनी पेट्रोलिंग अपनी क्लेम लाइन तक कर सकते हैं। तो यानी कि एक जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर में नो मैन्स लैंड होता है, एक किस्म से यहाँ पे बोथ मैन्स लैंड हो गया। यानी थोड़ा इलाका ऐसा है जिसमें कि ओवरलैप होता है। ये झड़पें तभी होती हैं जब उस इलाके में दोनों के पेट्रोल आमने सामने हो जाते हैं। तो ये सालों से चलता आ रहा है। अब पिछले 2 सालों में कुछ ज्यादा गर्मी पकड़ ली, इस बात में सरगर्मियां बढ़ गई और पहली दफा गोली भी चली और कैजुअलिटी भी हुई। तो ये बहुत 50 साल बाद लगभग ऐसा हो रहा है। तो रही बात जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बॉर्डर टॉक्स चल रही हैं और वैसे शायद वो आर दे ट्रू अबाउट इट और नॉट, उसमें मैं ये कहूंगा कि ये जो बॉर्डर टॉक्स हमारी और चाइना के बीच में चलती हैं, हमारे कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। आपको और आपके दर्शकों को शायद सुनने में अजीब लगे लेकिन फ्रैंकली ये बातचीत का सिलसिला हमेशा ही बड़ा धीरे चला है। जो 1967 में भी जो हुआ था, जो भी हमारे आपस में जो ऐसे झड़पें हुई हैं, बड़ी झड़पें जहां नुकसान भी हुआ है, वो 7-8 साल लगे उसको सुलझने में। बॉर्डर एरियाज को सुलझाने में हमने उनको मैप्स एक्सचेंज करने के लिए कहा। देयर आर 23 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां पे कि हमारा मतभेद है परसेप्शन का, लेकिन वो चीन की तरफ से थोड़ी आनाकानी हो रही है। वो एक अलग बात है जो एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अरेंजमेंट से चलता जा रहा है, एग्रीमेंट से चलता जा रहा है, लेकिन 1993 के। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है कि जो 2020 में हुआ था लद्दाख में, उसके ऊपर जो बॉर्डर टॉक जिसके कि 12 या 13 राउंड हो गए हैं। तो 15 जी 15 साल, तो इतने राउंड्स हो गए हैं और इसमें एमईए के रेप भी शामिल हैं दोनों तरफ से। तो ये जो टॉक्स हैं ये लगातार चलती जा रही हैं। प्रोग्रेस देखने में स्लो है लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि बातचीत है, ऐसी एंगेजमेंट है बनिस्बत इसके कि हम झड़पें करें और गोली चलाएं। प्रोग्रेस हिस्टोरिकली स्लो रही है और हमें अभी कुछ टाइम लगेगा। जनरल साहब, एक सवाल और है यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ। जब मैं कई डिफेंस एक्सपर्ट से बात करता हूँ तो वहाँ से एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब मुझे मिलती है और वो वाइब ये कहती है कि एक समय था जब हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए गले मिलते थे और पीठ में छुरा खाते थे, लेकिन आज हमारा भारत वो भारत नहीं रहा जो किसी के बहकावे में आ जाए। वो अपने दमदारी पे खड़ा रहता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हो चाहे हमारी रक्षा नीति हो, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपने देश के हित का फ़ायदा, जो अपने देश का हित है पहले उसको बात रखते हैं और उसके बाद में कोई और बात करते हैं। क्या एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जो इतने सालों से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, आपको एक बदलाव एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आता है? जो चीज़ हम पहले जैसे वो 1962 में एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो शायद हमारी इनएक्सपीरियंस था, लेकिन अब चाहे वो एलओसी हो या एलएसी, जब किसी ने हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो हमने बढ़ के एक कदम उसके अंदर जाकर के भी नुकसान किया है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट की एयर अटैक हो, हमने अंदर जाके मारा है। एलएसी में चाहे वो डोलम, जिसको हम डोकलम कहते हैं, डोकलम प्लेटो में उन चीन के एडवांस को रोकना हो भूटान की टेरिटरी को बचाने के लिए, और चाहे वो गलवान और पेगोंगसो पर उनकी इनकर्शंस पर अंकुश लगाना हो। अब इंडियन आर्मी
अपनी प्रोफेशनलिज्म से, हमारी मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न आर्मी है, हम क्षमता रखते हैं उसको रोकने की, और रख कर चुके हैं, जो मैं उदाहरण दे चुका हूं। दूसरी तरफ पॉलिटिकली हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है, जो कि ये डिसीजन लेती आई है। और डिप्लोमेटिकली तो आप देख ही रहे हैं, न सिर्फ अभी चीन के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, बल्कि यूएन में भी, ये रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी आप देखें तो डिप्लोमेटिकली भारत कितनी एक अंदरूनी स्ट्रेंथ के लेवल से ऑपरेट कर रहा है। मिस्टर स्टेनजिंग, आपसे भी मेरा एक ये सवाल है कि क्या क्या एक बदलाव जैसा आप महसूस करते हैं? आप एक जिम्मेदार वहाँ के पार्षद हैं, काउंसलर हैं, बहुत बड़ी आबादी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप बॉर्डर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं जो बिल्कुल चीन से सटा हुआ है। क्या एक बदलाव जैसा आप महसूस करते हैं कि पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब हम ज़्यादा मजबूत हैं, अब हम ज़्यादा दमदारी से जवाब दे सकते हैं? जनरल साहब ने भी जिक्र किया था कि आज की डेट में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी की अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ रोड जरूरत है वहां पे रोड का सैंक्शन हो गया है, एग्जीक्यूशन काम पे टाइम पे हो रहा है। कुछ जगह पे टनल्स वगैरह जो है उसका भी सैंक्शन हो चुका है, टेंडरिंग स्टेज पे है। तो कई और भी टनल्स है जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए, उसमें भी तेजी दिखाया है। अभी यहाँ से आगे भी अगर ले से पेंगोंग एरिया की भी अगर बात करते हैं तो वहां पे भी पासेस आता है, तो बहुत हाई पासेस आता है। तो काम में तेजी बिल्कुल दिख रहा है। तो जैसे पहले हम सोचते हैं, आज की डेट में काफी चीज जो है इसमें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पहले जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, आज की डेट में वो दुगनी तिगनी, मतलब उस हिसाब से, उस लेवल से आज की डेट में वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो है हमें चेंजेस जो है इस 2-3 साल 4 साल में देखने को, यानी एक बहुत एक साफ तस्वीर हमारे सामने उभरती है कि चीन को देखते हुए भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, अब ये नया भारत है। यह मुंहतोड़ जवाब देता है, जैसे जनरल दुआ ने भी कहा अपनी बातचीत में कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, अब हम वेट नहीं करते, अब हमारी आर्मी पहले से ज़्यादा मॉडर्न है, हमारी आर्मी पहले से ज़्यादा तैयार है, हमारे लोग पहले से ज़्यादा राष्ट्रभक्ति की भावना से भरे हुए हैं। जैसा कि मिस्टर स्टेनजिंग ने बताया कि बॉर्डर एरियाज़ में अगर देशभक्त लोग बसे हैं तो किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो बॉर्डर एरिया को लांघ सके। और इस तरह की चाइना की जो हरकतें हो रही हैं, देखने में आ रही हैं कि बॉर्डर में किस तरह दखल दिया जाए, किस तरह घुसपैठ की जाए, किस तरह इन्फिल्ट्रेट करके अपनी कब्ज़ा किया जाए दूसरे की ज़मीन को, लेकिन अब वो उतना आसान नहीं रह गया है। बॉर्डर एरिया पर जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं, उस पर हम आगे भी इसी तरह की बातचीत जारी रखेंगे अपने रक्षा विशेषज्ञों से। यह कार्यक्रम में ये परिचर्चा यहीं तक की थी। मैं अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद।